हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जेई एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, किसी भी जेई एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनके हम लोग 2 या 3 पार्ट बनाएंगे या 4 पार्ट बनाएंगे। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन का सेट रहेगा ये टोटल। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। निम्न में से कौन सा अग्निशामक विद्युतीय अग्नि के लिए उपयुक्त है। तो जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है उसको बुझाने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले जल का तो यूज कर नहीं सकते, एंड सोडा एसिड एंड फोम इस प्रकार के नहीं। तो हम लोग जो ड्राई केमिकल्स होते हैं, शुष्क रसायन टाइप के अग्निशामक, उनका यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है वो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास एंड डी क्लास इस तरह से बटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यू शुड। विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले जो उसकी टेक्स्ट बुक या लॉग बुक होती है तो उसको हम लोग सबसे पहले सारी की सारी उसकी प्रक्रियाओं को पढ़ना चाहिए। उसमें क्या दिया है, कैसा प्रोसीजर है उसका, कैसा प्रक्रिया है, तो उसी हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, फॉलो ऑल रिटन प्रोसीजर। जो उसके प्रक्रियाएं हैं उनको हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रो ए। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत किसके माध्यम से बहती है। तो ये सभी जानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर से बहती है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस लो होता है एंड कंडक्टेंस हाई होता है। अगला क्वेश्चन, विच लाइज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस में लागू होता है फेराडेस ला। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फेराडे ने दो नियम दिए थे। फेराडे ने दो नियम दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो फर्स्ट ला क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट ला जो इलेक्ट्रोलिसिस का होता है वो होता है कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। एम क्या होता है, तो किसी भी सब्सटेंस या लिबरेटेड डिपॉजिट का मास होता है, एंड क्यू क्या होता है, क्यू उससे मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उससे जो पास होने वाला चार्ज होगा किसी भी जो सब्सटेंस या लिबरेटेड डिपॉजिट है उससे चार्ज होने मतलब पास होने वाला चार्ज होता है। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, ये फर्स्ट लॉ होता है। एंड सेकंड लॉ होता है दोस्तों क्या, कि जब यदि सेम क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज उससे थ्रो हो रहे हो किसी डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस से, तो जो एम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के। ठीक है, जहाँ पर ई क्या हो जाता है, ई क्या होता है दोस्तों, वो होता है केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या होता है, इफ़ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस, द masses of the substance liberated or deposited are proportional to their chemical equivalents। ठीक है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e एंड m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, ये फर्स्ट लॉ होता है एंड ये सेकंड लॉ होता है। तो फेराडेस ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगला क्वेश्चन, इन ए लेड एसिड सेल हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट। एक लेड एसिड सेल में जो हाइड्रोजन होती है वो किस पर मुक्त होती है। तो जो हाइड्रोजन होती है दोस्तों वो लेड एसिड सेल में नेगेटिव प्लेट पर मुक्त होती है, क्योंकि जो लेड एसिड सेल की बैटरी का जो नेगेटिव प्लेट होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, वो बना होता है पीबी का। ठीक दोस्तों, और उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर होता है ग्रे कलर का। एंड जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो बनी होती है लेड परऑक्साइड की, PbO2 की, जिसका कलर कैसा होता है दोस्तों, चॉकलेटी ब्राउन। ठीक है, एंड इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है संत सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब क्या, H2SO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव मटेरियल ऑफ ए लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड सेल में जो एक्टिव मटेरियल होता है वो कौन सा होता है दोस्तों। तो जो एक्टिव मटेरियल होता है ये होता है दोस्तों इसमें स्पॉन्जी लेड, लेड परऑक्साइड या H2SO4। तो ऑल ऑफ दी, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, इसमें एक्टिव मटेरियल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWG। तो SWG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SWG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन अर्थिंग रेजिस्टेंस बी रिड्यूस। अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है।
तो अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि पोरिंग वाटर, जो जहाँ पे हम लोग अर्थिंग रेजिस्टेंस करते हैं तो उस जगह को हम लोग अगर गीला कर दें पानी डालकर, तो जो उसका रेजिस्टेंस है अर्थिंग का वो कम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन डेल्टा कनेक्टेड सर्किट व्हेन वन रजिस्टर इज ओपन देन पावर विल बी। तो डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोध खुला होता है तो शक्ति क्या होगी। तो चूंकि जो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, मान लिया जिस तरह से जब अगर एक ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो जो पावर होती है वो 3 के फैक्टर में कम हो जाती है। ठीक, अगर एक रेजिस्टेंस ओपन हो गया तो जो पावर होती है वो 3 के फैक्टर से घट जाती है। ठीक है, 3 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस बाई द फैक्टर ऑफ 3। अगला क्वेश्चन, इन ए 3 फेज सिस्टम व्हेन द लोड्स आर परफेक्टली बैलेंस द न्यूट्रल करंट इज। तो जो न्यूट्रल में करंट होगी अगर 3 फेज सिस्टम है, अगर परफेक्टली बैलेंस है, तो जो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई वी बराबर क्या हो जाता है 0, एंड जो न्यूट्रल करंट होती है उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग व्हाट डज पीवीसी मीन्स। मतलब विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी से क्या तात्पर्य है। तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज। मतलब गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किसमें उपयोग किया जाता है। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है दोस्तों कि जब जब किसी फ्लक्स या मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो उस समय जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। तो ये दोस्तों कहाँ पे उपयोग किया जाता है ये सिद्धांत, ये तो किया जाता है दोस्तों जनरेटर में। ठीक है, जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है, एंड जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक, अगला क्वेश्चन, द फील्ड कॉइल्स ऑफ ए डीसी जनरेटर आर यूजली मेड ऑफ। डीसी जनरेटर की जो फील्ड कॉइल होती हैं वो जनरली दोस्तों कॉपर की बनाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर पैरेलल ऑपरेशन द जनरेटर्स नॉर्मली प्रेफर्ड आर जनरेटर। समांतर प्रचालन के लिए समानता पसंद किए जाने वाले जनरेटर क्या कौन से होते हैं। तो ये दोस्तों होते हैं संट जनरेटर। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो एंड संट जनरेटर को पैरेलल में पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि जो इनकी वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ड्रूपिंग होती हैं, स्लाइटली ड्रूपिंग। ठीक है, तो जिन जनरेटर्स की वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो स्लाइटली ड्रूपिंग होंगी उनका हम लोग पैरेलल ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हेन द लोड ऑन ए डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज्ड इट्स स्पीड। तो डीसी शंट मोटर में क्या होता है दोस्तों, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो उसकी जो लोड बढ़ाएंगे तो जो उसकी स्पीड है वो रिड्यूस स्लाइटली थोड़ी सी घटती है, क्योंकि डीसी शंट मोटर जो होती है वो कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर आर यूज्ड। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित से किस प्रकार की मोटर का किया जाता है। तो ये होती है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है एंड स्पीड लो होती है, एंड इसको हम लोग जो डीसी सीरीज मोटर है इसको विदाउट लोड के नहीं चला सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन लोड इज रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर विल रन एट एक्सेसिवली हाई स्पीड। जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी डीसी मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी। तो ये दोस्तों होती है सीरीज मोटर। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग विदाउट लोड के नहीं चलाते। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचपी एमवी लैंप। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन वाट फ्रॉम कैपेसिटर वर्क्स फॉर हाई फ्रिक्वेंसीज। उच्च आवृत्तियों के लिए संधारित्र किस रूप में काम करता है। तो जो हाई फ्रिक्वेंसीज में जो कैपेसिटर होता है वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है, क्योंकि जो एक्स सी का मान क्या होता है दोस्तों 1/2 एफ सी। अगर फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत ज़्यादा हाई, तो जो एक्स सी होगा उसका मान माननीय नगण्य हो जाता है। तो जो एक्स सी अगर नगण्य हो गया उसमें, तो जो इम्पीडेंस है हम लोगों का टोटल इम्पीडेंस उसका मान भी कहीं ना कहीं नगण्य के आसपास हो जाता है। तो जो करंट का मान होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है उस पर
इसलिए एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल हैव जीरो पावर फैक्टर। तो जो कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस होता है, इनका जो पावर फैक्टर होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जो cos फाई होता है वो जीरो आता है इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द टोटल पावर इन ए सर्टेन सर्किट इज 12 वोल्ट। ईच ऑफ द फोर इक्वल वैल्यू सीरीज रजिस्टर्स मेकिंग अप द सर्किट डिसिपेट पावर इज। एक निश्चित सर्किट में कुल शक्ति 12 वाट है। सर्किट को बनाने वाले चार सामान्य मूल श्रेणी के प्रतिरोध में से प्रत्येक कितने वाट पावर खपत करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या कह रहा है कि एक सीरीज सर्किट है, अगर सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में अगर जो चार रजिस्टर हैं वो सारे एक ही मान के हैं, तो जो करंट होगी दोस्तों, मान लिया कुछ भी करंट आएगी आई, तो वो करंट तो सभी में सेम जाएगी। ठीक है। एंड जो सभी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी सेम होगा। ठीक है। तो जो पावर होगी तो करंट सेम उसी वही बहेगी, रजिस्टर्स का मान जो है तो सभी में सेम है। तो इससे जो टोटल पावर पूरे सर्किट में है 12, एंड हर रजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर लॉस होगी, तो हम लोग निकाल लेंगे। चार रजिस्टर लगे हैं तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 3 वाट। तो प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर लॉस होगी, होगी 3 वाट। अगला क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्तों, तो हम लोग सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, चेंजेस एसी टू डीसी, नहीं, एसी को डीसी में नहीं बदलता है। चेंजेस डीसी टू एसी, डीसी से एसी को भी नहीं बदलता। स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज, नहीं, डीसी वोल्टेज पे तो काम करता ही नहीं है। स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एसी वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैप चेंजर इज जनरली प्रोवाइडेड इन। तो जो टैप चेंजर होता है वो आमतौर पर किस में लगाया जाता है, तो ये दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है टैप चेंजर जनरली। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में दोस्तों किस प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो ये होता है दोस्तों स्टेप डाउन टाइप का, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज तो डाउन हो जाता है लेकिन जो करंट का मान होता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो वेल्डिंग के लिए दोस्तों हमें करंट का मान हाई चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए मल्टीमीटर मेजर। मल्टीमीटर क्या मेजर करता है, तो ये दोस्तों करंट, वोल्टेज एंड रजिस्टेंस। जो मल्टीमीटर होता है दोस्तों वो सभी को मेजर करता है, करंट, वोल्टेज एंड रजिस्टेंस को। अगला क्वेश्चन, द स्केल ऑफ पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट इज। तो जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होती है, जो इनकी उनकी स्केल होती है वो कैसी होती है दोस्तों, तो वो होती है यूनिफॉर्म। ठीक है। नॉन लीनियर, यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है दोस्तों, लीनियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता ट्रांसफार्मर का, तो ये होता है दोस्तों क्या, कम्यूटेटर जो होता है वो ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। निम्न में से कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है, तो ये होता है दोस्तों इन्वर्स स्क्वायर लॉ एंड लैम्बर्ट्स कोजाइन लॉ। तो दोनों, बोथ इन्वर्स स्क्वायर लॉ एंड लैम्बर्ट्स कोजाइन लॉ, दोनों के दोनों इल्यूमिनेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस डिस्चार्ज लैम्प। तो गैस डिस्चार्ज लैम्प कौन सी होती है दोस्तों, तो ये होती हैं हम लोगों की दोस्तों सोडियम वेपर लैम्प जो होती है वो गैस डिस्चार्ज लैम्प होती है। ठीक है। सोडियम वेपर लैम्प जो होती हैं वो गैसियस डिस्चार्ज लैम्प होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्रिस्टल डायोड हैज। एक क्रिस्टल डायोड होता है, ये होता है दोस्तों 1 पीएन जंक्शन डायोड होता है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर इज। तो ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन लेयर कितनी होती है दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन लेयर की संख्या होती है कितनी, 2। ठीक है। एक ट्रांजिस्टर जो बनाते हैं हम लोग पी एन पी इस तरह से, तो जो इसमें डिप्लेशन लेयर की संख्या होती है वो कितनी होती है, एक डिप्लेशन लेयर यहाँ बनती है, एक यहाँ, तो 2 डिप्लेशन लेयर होते हैं एंड 2 जंक्शन बनते हैं, पी एन एंड एन पी। ठीक है। 3 लेयर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर सर्किट विदाउट फिल्टर। तो आउटपुट जो रेक्टिफायर की आउटपुट होगी अगर विदाउट फिल्टर की कैसी होगी, तो वो होती है दोस्तों पल्सेटिंग डीसी। फिल्टर हम लोग इसे लगाते हैं कि हम लोगों को स्मूथ डीसी प्राप्त हो सके। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कैन बी द रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर निम्न में से किस प्रकार का हो सकता है। तो स्क्वायरल गेज, 3 फेज वाइंडिंग। तो जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है वो स्क्वायरल गेज एंड 3 फेज इंडक्शन वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग टाइप का हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द रोटर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी पॉसिबल। रोटर की संरचना के आधार पर निम्न में से किस प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर संभव हो सकती है। तो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, बोथ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो स्क्वायरल गेज एंड स्लिप रिंग ये दोनों टाइप की इंडक्शन मोटर संभव हैं, इनको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। इनमें से इंडक्शन मोटर के स्टेटर के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, 3 फेज वाइंडिंग आर इंस्टॉल्ड इन इट्स स्लॉट। इसके स्लॉट में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है, बिल्कुल सही है। 3 फेज वाइंडिंग सेट इन इट्स स्लॉट कैन बी कनेक्टेड आइदर इन स्टार और इन डेल्टा। ये भी सही है दोस्तों, स्टार और डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। अगला, इट्स स्टेटर कैन बी कनेक्टेड टू 3 फेज सप्लाई। इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। तो जो NS एंड रोटर स्पीड जो होती है, मोटर की स्पीड, एक्चुअल स्पीड, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप स्पीड। ठीक है। S बराबर NS माइनस NR, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप स्पीड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOL स्टार्टर। तो DOL स्टार्टर का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेज कैन बी कनेक्टेड इन ए मोटर स्टार्टर। तो मोटर स्टार्टर में कौन सी रिले जोड़ते हैं दोस्तों। तो इसमें जो मोटर रिले जोड़ी जाती है दोस्तों, वो मैग्नेटिक एंड थर्मल ओवरलोड रिले या मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, ये दोनों हो सकती हैं। ठीक है। दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर सीलिंग फैंस जनरली द सिंगल फेज मोटर यूज्ड इज। तो सीलिंग फैन के लिए जनरली कौन सी मोटर यूज होती है। तो दोस्तों ये होती है परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द अल्टरनेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अल्टरनेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित काम करता है। तो ये होता है दोस्तों ऑन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अल्टरनेटर। तो निम्न में से कौन सा एक अल्टरनेटर का प्रकार है। तो वाटर टर्बाइन अल्टरनेटर, स्टीम टर्बाइन अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो ये सारे के सारे वाटर मतलब टर्बाइन के प्रकार हैं, वाटर टर्बाइन अल्टरनेटर, स्टीम टर्बाइन अल्टरनेटर एंड 3 फेज अल्टरनेटर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन एन अल्टरनेटर द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कॉइल कैन बी ब्रॉट आउट इन द एक्सटर्नल सर्किट विद द हेल्प ऑफ। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली जो AC करंट है, उसको बाहर सर्किट में कैसे लाते हैं हम लोग, किसकी सहायता से। तो ये लाते हैं दोस्तों हम लोग स्लिप रिंग की सहायता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर ए स्टार कनेक्टेड। तो स्टार कनेक्शन के लिए कौन सा इनमें से जो रिलेशन है वो सत्य है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है स्टार कनेक्शन में। होता है दोस्तों जो लाइन वोल्टेज होता है VL बराबर, वो होता है √3 V फेज के। ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन, लाइन वोल्टेज बराबर √3 V फेज, एंड जो करंट होती है वो IL बराबर होता है I फेज के। एंड इसी तरह डेल्टा में होता है, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में जो VL बराबर होता है वो V फेज के होता है, एंड जो लाइन करंट होती है वो √3 V फेज के होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग RPM वैल्यू। तो किस RPM वैल्यू पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है। तो सिंक्रोनस स्पीड जो सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, कितना 120 F/P RPM पर। NS बराबर 120 F/P। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 120 F/P RPM पर। अगला क्वेश्चन, इन ए सिंक्रोनस मोटर वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट विथ एक्साइटेशन आर कॉल्ड। तो एक सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन के साथ आर्मेचर करंट के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये कहलाता है हम लोगों का V कर्व। ठीक है दोस्तों, जो फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट के बीच में
खींचा जाता है। ठीक है, इस तरह से फील्ड करंट जो खींचा जाता है, ये नॉर्मल एक्साइटेशन रहता है, ये ओवर एक्साइटेशन एंड ये अंडर एक्साइटेशन कंडीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इनमें से कौन सा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है? तो ये दोस्तों माइका जो अभ्रक होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। अगला क्वेश्चन, विच वाइंडिंग इज मेड फ्रॉम थिन वायर इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है? जो पतले तार की बनाई जाती है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो पतले तार की एंड कम टर्न की बनाई जाती है, जिससे कि इसका जो आर का मान होता है वो कम होता है एंड एक्स का मान, सॉरी आर का मान जो होता है वो ज़्यादा होता है एंड एक्स का मान कम होता है। ठीक है, एंड जो रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग होती है तो उसको हम लोग मोटे टर्न के अधिक टर्न, मोटे तार के अधिक टर्न से बनाते हैं, तो उसका जो आर का मान होता है वो कम होता है एंड जो एक्स का मान होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड दोनों जो वाइंडिंग होती हैं इंडक्शन मोटर में, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, एंड 75% तक स्पीड पाने पर इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है तो 75% पर वो जाके ओपन हो जाता है, जिससे कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो मतलब सर्किट से ओपन हो जाती है, तो जो मोटर होती है हमारी वो केवल रनिंग वाइंडिंग से ही चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वाइंडिंग इज कॉल्ड मेन वाइंडिंग इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो अभी बताया मेन वाइंडिंग किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये होती है रनिंग वाइंडिंग को ही मेन वाइंडिंग कहते हैं, जिसका रेजिस्टेंस का मान काफ़ी कम होता है एंड एक्स का मान जो होता है हाई होता है। अगला क्वेश्चन, इज यूज टू ईजिली आइडेंटिफाई द एंड्स ऑफ वायर। तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो तारों के एंड का मतलब है कि जैसे किसी भी सर्किट में अगर हम लोगों ने वायर का कनेक्शन किया है, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक अगर किसी वायर का कनेक्शन किया है तो उसको, उसके सिरे को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? तो इसमें फेरूल डाले जाते हैं जो नंबरिंग या किसी भी क्वांटिटी ABCD या 1 2 3 करके इंडिकेशन देते हैं, इंडिकेटिंग टाइप के होते हैं, उनको इंडिकेशन वो भी बोल सकते हैं, तो फेरूल कहलाते हैं, वो फेरूल होते हैं। तो फेरूल डाले जाते हैं कि जो फेरूल अगर ए नंबर का फेरूल इसमें डाला है इस कनेक्शन में, तो ए फेरूल का इसी कनेक्शन में यहाँ डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये वायर इसी का है, इसका सिरा ये है। ठीक है, तो तारों के सिरे को जानने के लिए हम लोग वायर में जो फेरूल लगाते हैं उनका यूज करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द स्लीव्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्लीव्स के लिए सत्य है? तो स्लीव्स एक प्रकार के ये समझ सकते हो कि जैसे कि द इलेक्ट्रिक, मतलब किसी भी समूह को उसमें डाल सकते हैं, या वो सारे मतलब गर्मी अर्मी रासायनिक भौतिक क्रियाओं से उसकी रक्षा करता है, एंड वह इंसुलेशन को आसानी से पहचानने या सुनिश्चित करने का काम भी करता है। तो क्या कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक वायर और केबल और ग्रुप ऑफ केबल्स कैन बी इंसर्टेड इनटू इट, इट प्रोटेक्ट द वायर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन हीट केमिकल फिजिकल डैमेज एंड रेडियो इंटरफ्रेंस, या इट इंश्योर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायर। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे स्लीव के बारे में कथन जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs का पार्ट 1 50 क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो जिसे भी अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक दोस्तों, आप इसके पार्ट और भी आएंगे तो वो आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।